नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं आपके लिए ये ताजा तरीन बुलेटिन, जहां पर होती है दिन भर की सभी बड़ी और अहम खबरें, और खासतौर पे वो खबरें जो आपके काम की भी और आपके फायदे की भी होती हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस। पीएफआई के खिलाफ दूसरे राउंड का एक्शन, एनआईए और पुलिस के छापे, दिल्ली समेत 8 राज्यों में 200 लोग हिरासत में, दिल्ली के जामिया और शाहीन बाग में बड़ी सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की सुनवाई का सीधा प्रसारण हुआ शुरू, यूट्यूब और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर लाइव ब्रॉडकास्ट। पहले दिन 30 केस की हुई लाइव स्ट्रीमिंग। शिंजो आबे के राजकीय संस्कार समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, आबे के निधन पर जताया शोक। किशिदा से मुलाकात में दिल्ली टोक्यो दोस्ती और मजबूत करने पर हुई बात। उतार चढ़ाव के बाद बाजार कल के ही स्तर पर बंद, बैंकिंग मेटल शेयरों में भी आज रही भारी बिकवाली, फार्मा आईटी एफएमसीजी ने दिया सहारा। और इस त्योहार मोबाइल हैंडसेट बाजार में दिख रही है बाहर, पहले 4 दिनों में ही बिके 12,000 करोड़ के फोन, पूरे सीजन में करीब 50,000 करोड़ के फोन बिकने की उम्मीद, रेडसीयर की रिपोर्ट। और अभिनेत्री आशा पारेख को मिला साल 2022 का सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान, दादा साहब फाल्के अवार्ड। 95 से ज्यादा फिल्मों में कर चुकी हैं काम, 1992 में मिला था पद्म सम्मान। खबरें विस्तार के साथ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने पीएफआई के खिलाफ दूसरे राउंड की छापेमारी आज चल रही है। दिल्ली, असम और कर्नाटक समेत 8 राज्यों में एनआईए दूसरी एजेंसियों छापेमारी कर रही हैं। करीब 200 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और कुछ जगहों पर तो स्थानीय पुलिस भी रेड कर रही है। वहीं दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, मध्य प्रदेश के कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली के जामिया इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है, तो वहीं शाहीन बाग इलाके में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, अलग अलग राज्यों में छापे। दिल्ली की तस्वीर, यहाँ पर मालेगांव में भी एक्शन, बेंगलुरु में एक्शन और असम में भी एनआईए की छापेमारी जारी है। दिल्ली से हमारे संवाददाता अमित पांडे बता रहे हैं कि इस छापेमारी में आज क्या कुछ हुआ। पीएफआई यानी पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया पर सबसे बड़ी कार्रवाई का सिलसिला जारी है और सबसे पहले ये कार्रवाई की केंद्रीय एजेंसियों ने, यानी कि एनआईए, ईडी ने कुछ दिनों पहले, जब 100 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अलग अलग लीड्स मिली, सबूत जुटाया गया और लोगों से पूछताछ की गई, लोगों को रिमांड में लिया गया। तब उसके बाद प्रदेश की पुलिसों ने कार्रवाई की, 8 से ज्यादा राज्य की पुलिसों ने कार्रवाई की, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। और गृह मंत्रालय पूरी परिस्थिति पर, पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आखिरकार जो पीएफआई के सदस्य हैं उनके खिलाफ क्या क्या सबूत जुटाए गए हैं। 2 तरीके की कार्रवाई हुई है। सबसे पहले केंद्र सरकार की कार्रवाई हुई है, उसके बाद प्रदेश सरकार की कार्रवाई हुई है। जब केंद्र सरकार की कार्रवाई हुई है तो उनसे सबूत मिले हैं और आज प्रदेश सरकार की कार्रवाई में लोगों को हिरासत में लिया गया है। बहुत ज्यादा ये जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं या फिर जो हिरासत में लिए गए लोग हैं, इनकी तादाद है 100 और 250 के आसपास है। अब इनसे सबूत जुटाने की कोशिश कर रही हैं एजेंसियां। देखिए 3-4 चीज बहुत अहम है। सबसे पहले कि क्या क्या सामान इनके पास से मिला है, क्या क्या स्टडी मटेरियल मिला है, किस किस तरीके का कार्डर यह तैयार कर रहे थे। तो अभी तक जांच एजेंसियों के मुताबिक जो लगातार गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी जा रही थी कि इनकी गतिविधियां बेहद खतरनाक थी, देश की अखंडता, सहिष्णुता और भाईचारे को यह पूरी तरीके से डिस्टर्ब करना चाहते थे, जिसके बाद जो इसको कवर अप करने के लिए इनके जो कार्डर हैं वो विरोध प्रदर्शन करते थे। तो अब इस भारी तादाद में गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने के बाद जांच एजेंसी, चाहे केंद्र की हो या फिर राज्य की हो, इनको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बड़ी तादाद में और भी कड़ियां जुड़ेंगी और भी ज्यादा लोग जांच के घेरे में आएंगे, ताकि फंडिंग का पता, इनकी गतिविधि का पता और देश भर में फैले इनके कार्डरों का पता चल सके। तो ये थी एक बड़ी खबर। और दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन ये किसी केस के सिलसिले में जुड़ी नहीं है, बल्कि एक ऐसी ऐतिहासिक खबर है जिसपे हर कोई जानना चाहेगा। अब आप सुप्रीम कोर्ट में चल रही किसी भी केस की सुनवाई को घर बैठे देख पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग आज से शुरू हो गई है। आज पहली बार 3 अलग अलग संवैधानिक पीठों की सुनवाई का लाइव प्रसारण किया गया। इसमें से एक पीठ ने ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण कोटे के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। दूसरी पीठ में केंद्र और दिल्ली सरकार की पावर और शिवसेना का असली हकदार कौन, इस पर उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई हुई। तीसरी पीठ में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के मुद्दे पर सुनवाई की गई।
तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग कितनी बड़ी रिफॉर्म कही जा सकती है और देश भर की अदालतों में कब तक निपटेंगे करोड़ों पेंडिंग केसेस। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए। तारीख पर तारीख, अब बस करो। आइए बात कर लेते हैं बाजार की। आज मंगलवार के दिन मार्केट में उतार चढ़ाव रहा और बाजार ऑलमोस्ट कल के ही स्तरों पर बंद हुआ। सेंसेक्स 38 पॉइंट गिरा और 57,108 पर जाकर टिका, तो निफ्टी 9 पॉइंट गिरकर 17,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी बैंक 257 पॉइंट गिरा और 38,359 पर बंद हुआ। आज तेल, गैस, एफएमसीजी, आईटी शेयरों में बढ़त देखी गई, तो कंज्यूमर गुड्स, मेटल, बैंकिंग शेयरों में आज गिरावट थी। बाजार का पूरा एक्शन समझाने के लिए हमारे साथ है सुमित मेहरोत्रा। तो सुमित, किन सेक्टर्स और शेयर्स में आज सबसे ज्यादा उठापटक रही? देखिए, आज काफी वोलेटाइल सेशन रहा। आज पूरे दिन भारतीय बाजारों में बेसिकली उतार चढ़ाव रहा, जबकि शुरुआत इंडेक्स की जो हुई थी वो बिल्कुल फ्लैटिश टोन पे हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों से तेज बिकवाली के बाद 16,950 के आसपास के लेवल्स और वापस फिर पुल बैक। तो एक वोलेटाइल सेशन के बीच मार्केट में आज कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। ये इंडेक्स के टॉप गेनर्स में सिप्ला 3% ऊपर रहा, श्री सीमेंट 2% ऊपर, टाटा कंज्यूमर 2% ऊपर, पावर ग्रिड करीब 2% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। इंडेक्स के लूजर्स में हीरो मोटोकॉर्प आज 3% टूटा, टाटा स्टील 2.25%, अदानी पोर्ट करीब 2-2.5% टूटा, टाइटन रफली 2% के आसपास बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गेनर्स में आज आईजीएल करीब 7% चढ़ा, गुजरात गैस 6% ऊपर, इंडियन होटल 3.5% ऊपर और डॉक्टर लाल पैथ लैब करीब 3% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप के लूजर्स में आज वरुण बेवरेजेस 4.5% नीचे, इमामी 4.5% नीचे, भारत फोर्ज करीब 3% नीचे और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रफली 2.5% के आसपास बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ में आज लीड कर रहे थे गैस स्टॉक, महानगर गैस, इंद्रप्रस्थ गैस, गुजरात गैस, तीनों में जोरदार तेजी और साथ साथ मुथूट फाइनेंस करीब 6% की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ लूजर्स में आज इंडिया बुल्स हाउसिंग 4% नीचे, कैनफिन होम 3.5% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प 3% नीचे और M6 करीब 3% के आसपास बिकवाली यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। आज दिन था एफएमसीजी का, जहां पे जोरदार खरीदारी थी। इसमें टाटा कंज्यूमर 2% ऊपर, मैरिको 2% ऊपर, गोदरेज कंज्यूमर 1.5% ऊपर, यूनाइटेड स्पिरिट्स करीब 1.5% की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। डिफेंसिव स्पेस जो है वो कुछ हद तक आज मूव लेता हुआ दिखाई पड़ा। ये था बाजार का हाल और आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही एक ब्रेकिंग न्यूज। अभी हाल ही में हमने आपसे पिछली खबर में बताया कि आज जो 3 संवैधानिक पीठ की सुनवाई हुई, उसमें से एक सुनवाई थी कि उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट, शिवसेना में ये दिन 2 गुटों का जो झगड़ा था, इसमें अब खबर निकल कर आ रही कि सुप्रीम कोर्ट ने ठाकरे गुट की याचिका को खारिज कर दिया है। दावा था कि असली शिवसैनिक किसके हैं और यहां पर ये सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट को एक तरीके से झटका आया है उनके फैसले से और चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर जो रोक लगाने की मांग की गई थी उससे इनकार कर दिया। लंबा मामला था जिससे आपको याद होगा महाराष्ट्र की सरकार गिरी, तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। फिर इसे संविधान पीठ के हवाले किया गया कि आखिर स्पीकर किसका रहेगा, किस तरीके से किसको विधायक माना जाएगा, किन विधायकों की यहां पर सदस्यता जा सकती है। पूरा काफी डिटेल मामला था, लेकिन फिलहाल इसमें राहत जो आ रही है वो आ रही है शिंदे गुट को और उद्धव गुट को यहां पर झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई आज संविधान पीठ ने की थी, इसका भी सीधा प्रसारण किया गया था और यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट से उद्धव गुट को एक तरीके से झटका लगता हुआ। हमारे संवाददाता असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो असीम, 2 तरीके से ऐतिहासिक है और ये महाराष्ट्र सरकार से तो जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन आज इस मामले की लाइव स्ट्रीमिंग भी हुई और अब ये फैसला आते हुए कि जो चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उस पर रोक नहीं लगाएगा सुप्रीम कोर्ट और इसे देखा जा रहा है एक झटके के तौर पर जो कि उद्धव गुट को लगा है। जी सही कहा आपने। ये उद्धव ठाकरे ने एक याचिका दायर की थी और कहा था कि इस पूरी प्रोसेस के ऊपर स्टे जो है वो दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ इनकार जो है वो कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी सारा मामला जो है चुनाव आयोग के पास जो है वो भेज दिया। चुनाव आयोग डिसाइड करेगा कि जो शिवसेना का असली हकदार जो है वो कौन होगा, जो पार्टी का जो सिंबल है, जो तीर कमान सिंबल है, या फिर यूं कहें कि जो पार्टी का ऑफिस है उसका हकदार जो है वो कौन होगा। आपको ये बता दें कि जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने 2/3 विधायकों के साथ टूट करके अलग से जाकर के बीजेपी को सपोर्ट करके सरकार जो है वो बनाई है। तो उसके बाद से ही लड़ाई जो है शुरू हो गई थी दोनों गुटों के बीच में कि शिवसेना जो है वो किसकी रहेगी, कौन इस पार्टी का हकदार जो है वो रहेगा।
क्योंकि उद्धव ठाकरे लगातार ये क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने ये पार्टी बनाई है, उनके पिताजी ने ये पार्टी बनाई है और उसके लगातार उसके ऊपर जारी जो रहेंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने मामला जो है चुनाव आयोग को भेज दिया और चुनाव आयोग डिसाइड करेगा कि कौन इस पार्टी का असली हकदार। जी बहुत धन्यवाद। तो अब चुनाव आयोग के पाले में डाल दी गेंद सुप्रीम कोर्ट ने और वहीं से अब ये डिसीजन होगा कि कौन है इस पार्टी यानी कि शिवसेना का असली हकदार। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर एक बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से, और इसके अलावा अब हम बात करेंगे भारत सरकार किस तरफ अपना फोकस करने जा रही है। महंगाई और इकोनॉमी पर कल प्रधानमंत्री मोदी एक अहम मीटिंग करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। डिटेल और लेते हैं, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण, एक तो ये मीटिंग बुलाई गई है जिसमें खुद प्रधानमंत्री अब हिस्सा लेंगे, महंगाई अर्थव्यवस्था का पूरा यहाँ जायजा लिया जाएगा। क्या कुछ अहम पॉइंटर्स रहेंगे या टॉप एजेंडा रहेगा इस मीटिंग का? देखिए, ये जो बैठक होने जा रही है दरअसल ऐसे समय में हो रही है जब महंगाई के मोर्चे पर अभी तक राहत नहीं मिली है। सरकार और रिजर्व बैंक दोनों यहाँ पे जो है चिंतित हैं, और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पे इकोनॉमी को लेकर भी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ये जो बैठक बुलाई जा रही है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होगी, जिसमें सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होंगे बल्कि राज्य मंत्री भी वहां पे शामिल होंगे, और करीब 2 घंटे तक ये बैठक चलेगी। और इस बैठक में ये बताया जाए कि महंगाई को लेकर के सरकार की रणनीति क्या है, अभी ताजा हालात क्या है, अर्थव्यवस्था को लेकर जो चिंताएं जताई जा रही है वो चिंता कितनी जायज है, और भारत कितनी मजबूती से यहां पे खड़ा है। तो रुपये में गिरावट पर भी चर्चा होने की संभावना है, जहां पे प्रेजेंटेशन के जरिए बताया जाएगा कि आखिर ये रुपये में गिरावट हो तो रही है लेकिन दूसरी करेंसी के मुकाबले हम अभी भी काफी मजबूत हैं। महंगाई पर काबू पाने के लिए आम लोगों को, गरीब लोगों को महंगाई की आंच ना पहुंचे, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में चर्चा होगी। ताकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो जब ये मंत्री जाएं अपने अपने क्षेत्र में तो लोगों को ये बताएं कि सरकार कितना उनका ख्याल रखती है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री मोदी आज जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए टोक्यो गए थे। इसमें उन्होंने शिंजो आबे की मौत पर दुख जताया, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की, उन्होंने सफेद फूलों का एक गुलदस्ता समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री किशिदा से मुलाकात की। इसमें भारत जापान की दोस्ती को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। शिंजो आबे के लिए हुए इस राजकीय अंतिम संस्कार में दुनिया भर से तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे थे। इसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री समेत दुनिया भर से 50 से ज़्यादा दिग्गज नेता जुटे थे। प्रधानमंत्री मोदी का एक प्रधानमंत्री के तौर पर शिंजो आबे के साथ जो रिश्ता था वो तो था, लेकिन वो उन्हें अपना बहुत अच्छा मित्र भी मानते थे और भारत और जापान की मित्रता को काफ़ी महत्व देते थे। इसीलिए वो अपने मित्र के राजकीय अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। आपको याद होगा शिंजो आबे की करीब 2.5 महीने पहले एक चुनावी रैली के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 70 के दशक की मशहूर अदाकारा आशा पारेख को साल 2022 का दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी। 30 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विज्ञान भवन में अभिनेत्री को इस पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। आशा पारेख को इससे पहले 1992 में पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। अपने फिल्मी करियर में आशा पारेख ने 80 से ज़्यादा फिल्में की हैं, जिनमें घराना, भरोसा, जब प्यार किसी से होता है, मेरे सनम जैसी सफल फिल्में शामिल हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब कुछ और खबरें। त्योहारों पर इस बार रेलवे 90 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के लिए फेस्टिव स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। फेस्टिव सीजन में डिमांड बढ़ने के कारण टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते IRCTC ने स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ज्यादा जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। दिवाली और छठ के मौके पर बड़ी संख्या में लोग ट्रेन से सफर करते हैं। यही वजह है कि इस मौके पर जो ट्रेनों की मांग है वो आम दिनों के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा हो जाती है। हालांकि अगर हम पिछले 2 साल की बात करें तो कोरोना की वजह से कई सारी रिस्ट्रिक्शन रही ट्रैवल पर, लेकिन चूंकि अब देश के ज्यादातर हिस्सों में हालात सामान्य हो गए हैं और रेलवे ये उम्मीद जता रहा है कि इस बार दिवाली और छठ के मौके पर बड़ी संख्या में लोग ट्रेन से ट्रैवल करेंगे। और अभी की अगर स्थिति की बात की जाए तो ज़्यादातर ट्रेनें जो बिहार और
झारखंड के अलग अलग शहरों की तरफ जाती हैं, वहाँ पर टिकटें पूरी तरह से बुक हो चुकी हैं। खास तौर पर अगर हम स्लीपर क्लास की बात करें, थर्ड एसी की बात करें, तो इन ये कैटेगरीज में रिग्रेट के साइन भी आने लग गए हैं। लेकिन अब बड़ी खबर ये है कि रेलवे की तरफ से फेस्टिव स्पेशल ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया गया है। अब तक की बात की जाए तो अलग अलग जोन्स की तरफ से 90 से ज़्यादा फेस्टिव स्पेशल ट्रेनों को चलाने का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। और इन जोन्स की बात की जाए तो इसमें सेंट्रल जोन, ईस्ट सेंट्रल और नॉर्दर्न जोन जैसे नाम शामिल हैं। और एक खास बात यह है, चूँकि ये फेस्टिव स्पेशल ट्रेनें हैं, कुछ ही समय के लिए चलाई जाएंगी, ऑन डिमांड चलाई जाएंगी। यही वजह है कि आम ट्रेनों के मुकाबले इन ट्रेनों में आपको ज़्यादा किराया देना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो फेस्टिव स्पेशल ट्रेनें हैं, ये खास तौर पर बिहार और झारखंड के अलग अलग शहरों के लिए नई दिल्ली, आनंद विहार, मुंबई के सीएसटी स्टेशन और लखनऊ के साथ साथ कोलकाता रेलवे स्टेशन से चलाई जाएंगी। हालांकि रेलवे का ये कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ती है, मांग बढ़ती है, तो फेस्टिव स्पेशल ट्रेनों की संख्या को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। दीपाली नंदा, दिल्ली। फेस्टिवल पर इस बार मोबाइल हैंडसेट की बिक्री सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इस बिक्री को 5G सर्विस की आहट का एक नया पुश दे रही है। लोग जमकर 5G हैंडसेट्स खरीद रहे हैं। सेल के पहले ही दिन सैमसंग ने 1000 करोड़ के हैंडसेट बेच दिए। देखिए रिपोर्ट। 1 अक्टूबर से 5G सेवाओं की शुरुआत होगी और उससे ठीक पहले त्योहार आ गए और फेस्टिव सेल भी। ऐसे में 5G हैंडसेट बिक्री की भी नवरात्रि चल रही है। फेस्टिव सेल पर रेडसीयर की रिपोर्ट कहती है कि पहले 4 दिन में लोगों ने 12,000 करोड़ रुपए के मोबाइल खरीदे। पूरे त्योहारी सीजन में ग्राहक 1 करोड़ मोबाइल हैंडसेट खरीदेंगे और ई कॉमर्स कंपनियों की सेल का 45% हिस्सा हैंडसेट से आएगा। सैमसंग की अपनी रिपोर्ट भी इसकी ताकीद करती है। कंपनी ने पहले ही दिन 1000 करोड़ के 12 लाख हैंडसेट बेच दिए। फेस्टिव सीजन का आउटलुक बहुत अच्छा लग रहा है। इंडस्ट्री जो है वो डबल डिजिट ग्रोथ के लिए पॉइज्ड है और हमारा जो प्रोजेक्शन है वो 30% ग्रोथ का है। और अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जो पहला दिन था ऑनलाइन सेल्स का, उसमें सैमसंग ने 12 लाख डिवाइसेस 24 घंटे में बेचे हैं और 1000 करोड़ का हमारा बिजनेस हुआ है। कंपनियां इस वक्त हैंडसेट्स पर 17 से लेकर 60% तक डिस्काउंट भी ऑफर कर रही हैं। सैमसंग ही नहीं, बाकी कंपनियों को भी उम्मीद है कि इस बार पिछले सालों के मुकाबले 40 से 50% ज्यादा बिक्री होगी। 2 साल के बाद पब्लिक खुलकर त्योहार मनाने के मूड में है और 5G अपग्रेड को लेकर भी उत्साह है। इस साल छोटे शहरों से भी मोबाइल हैंडसेट की इतनी मांग देखने को मिल रही है कि बिक्री के सारे रिकॉर्ड टूटने की पूरी संभावना है। असीम मनचंदा, दिल्ली। पृथ्वी को बचाने के लिए नासा का टेस्ट सफल रहा है। नासा के स्पेसक्राफ्ट ने अंतरिक्ष में इतिहास रचते हुए एस्ट्रॉइड को उड़ा दिया। सुबह करीब 4:45 पर नासा के छोड़े गए डार्ट नाम के अंतरिक्ष यान की टक्कर एस्ट्रॉइड से हुई। इस मिशन को भविष्य में धरती पर एस्ट्रॉइड के खतरे से बचाने के लिए तैयार किया गया था। इससे अब अगर भविष्य में एस्ट्रॉइड का खतरा पृथ्वी की तरफ आता है तो इसे टाला जा सकता है। नासा के इस यान की गति 14,000 मील प्रति घंटा रही। अभी टकराव के बाद की तस्वीरें की और ज्यादा स्टडी की जा रही है, लेकिन नासा ने प्रेस रिलीज जारी करके इसे एक बड़ी कामयाबी बताया और कहा है कि पृथ्वी एस्ट्रॉइड के खतरे से सुरक्षित है। तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर जुए को बैन करने के लिए एक ऑर्डिनेंस पास किया है। गवर्नर के हस्ताक्षर के बाद ये ऑर्डिनेंस लागू हो जाएगा। तमिलनाडु की पिछली सरकार ने नवंबर 2020 में वैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया था जो बैटिंग करवाते हैं, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने इस साल अगस्त में इस बैन को अवैध घोषित कर दिया था और उसके बाद अब तमिलनाडु सरकार इसके लिए ऑर्डिनेंस लेकर आई है। लेकिन क्या ऑनलाइन जुए पर रोक लगनी चाहिए, ये बड़ा सवाल है। आखिर क्यों कोर्ट इस बैन को अवैध बता रहा है, जानने के लिए आज हम बात करेंगे कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। हमारे इस खास शो में आप भी जरूर जुड़िएगा। ऑनलाइन गैम्बलिंग बैन से बनेगी बात।